हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। प्राचीन भारत में हमने हड़प्पा सभ्यता का अपना लेक्चर शुरू किया था। 3 लेक्चर इसके ऊपर हो चुके हैं। आज ये इसके ऊपर अंतिम लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे इसके पतन के बारे में और उसके ऊपर बहुत सारे विद्वानों में आपस में क्या क्या मतभेद हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से हमको क्या सीखने को मिलता है और इस सभ्यता की क्या देन है भारत की संस्कृति में। और सबसे आखिरी में हम देखेंगे कुछ इससे जुड़ी हुई, इस विषय से जुड़ी हुई आवश्यक पुस्तकों को। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे मेरे उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए समय नष्ट किए बिना शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, जो है हड़प्पा सभ्यता की अंतिम चरण के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता का किस तरह से विनाश होता है। जब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो हमने समय खंड देखा था, जो हमने इसका टाइम पीरियड देखा था, वो देखा था 2800 से 1800 के बीच, 1800 बीसी। कहीं कहीं पे ये 2600 से भी 1800 बीसी दिया मिलेगा आपको। तो इसका जो अंतिम चरण है जो 1800 बीसी, यानी कि जो हम दूसरी शताब्दी, सेकेंड मिलेनियम में जो हम बात करते हैं, सेकेंड मिलेनियम बीसी में जो हम बात कर रहे हैं, उस समय अंतिम चरण में ये जो सभ्यता थी ये पतन की ओर इसका इशारा करती है। ऐसा क्यों करती है? कुछ हमको जो बर्तन मिले हैं वो इस समय निम्न कोटि के मिले हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड उनका लो है पॉटरी का। और जो भवन हमको भव्य भवन मिलते थे, जो बड़ी बड़ी ग्रैंड बिल्डिंग्स मिलती थी, वो अब ना मिल के इस टाइम पीरियड में, इस फेज़ में हमको छोटे छोटे कमरे में उस भवनों को विभक्त होते हुए हमने देखा है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सेकेंड मिलेनियम बीसी था, जो हमारी दूसरी सहस्त्रताब्दी का जो मध्य का जो काल था, वो उस समय ये सभ्यता जो है विलुप्त हुई होगी। तो इसके क्या कारण हैं? और कारण इसके एक नहीं, बहुत सारे विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं, मतभेद हैं उनमें, कोई भी यूनाइटेडली इस एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है कि इसका कोई एक कारण ना हो। तो इसके जो बहुत अन्य कारण हैं हम उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ विद्वान हैं जैसे मार्शल हुए, अर्नेस्ट मैके हुए और एसआर राव साहब। इन लोगों ने इस सभ्यता के विनाश का कारण बताया है भीषण बाढ़, फ्लड आ गए होंगे। क्योंकि आपको पता है जब हमने बात की थी तो जितने भी नगर हैं वो बहुत सारे नदियों पे बसे हुए थे, नदियों के तट पे बसे थे, अधिकतर नगर इसके नदियों के तट पे बसे थे। और इनका ऐसा मानना है, इन्होंने ऐसा खोजा भी है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और लोथल में, कि वहाँ पे इनको बाढ़ के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें जो नगर थे, जब बाढ़ आई होगी तो उसकी वजह से उनको बार बार पुनः उसका निर्माण करना पड़ता होगा। जैसा हमने देखा भी था कि मोहनजोदड़ो के हमको खुदाई में 7 स्तर मिलते हैं, 7 लेवल्स ऑफ सेटलमेंट मिलता है। तो हो सकता है बाढ़ के बार बार आने की वजह से उसको उनको पुनः निर्माण करना पड़ता हो। और ये निर्माण कार्य करते करते उनको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता होगा, शिफ्ट करना पड़ता होगा अपना जितना भी उनका सेटलमेंट है, जिसकी वजह से ये नगर जो है धीरे धीरे करके इस तरह से विनाश की ओर उन्मुख हो गए और इस तरह से इनका विनाश हो गया। लेकिन ये जो पूरी थ्योरी है बाढ़ वाली, जो मार्शल मैके और एसआर राव साहब ने दी है, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि किस तरह से उन नगरों का भी विध्वंस हो गया जो सिंधु नदी या किसी अन्य नदियों के तट पे नहीं बसे थे। तो हाउ वर द सिटीज दैट वर नॉट सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस और अदर रिवर्स डिस्ट्रॉयड। ये इस थ्योरी, ये जो पूरी की पूरी इनकी धारणा है, ये इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाती। हमको याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम और यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो इसमें आपसे पूछते हैं कि किस थ्योरी के जनक कौन से विद्वान हैं। मार्शल मैके और एसआर राव ने भीषण बाढ़ यानी कि फ्लड की थ्योरी दी है। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, सीधे सीधे नाम में भी आ सकता है। और अब हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और नेट के एग्ज़ाम में, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते ही हैं। लेकिन मेंस में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आगे चल के आपको बताता जाऊँगा, किस तरह से क्वेश्चन जो है। अब ये जो हमारा जो सेकेंड रीज़न है, जो इसका दूसरा कारण है आर्यों का आक्रमण, कई विद्वानों ने माना है। तो ये कई बार मेंस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और अलग अलग तरीके से पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता मेंस में। यूपीएससी मेंस में इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको कहीं ना कहीं फिट करना पड़ता है अपने आंसर्स में। तो ये जो थ्योरी है ये क्या है वो जान लेंगे हम बाद में, लेकिन पहले देख लेते हैं किसने दी। गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट, ये 3 ऐसे
विद्वान थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है, इस धारणा को जिन्होंने प्रतिपादित किया है। और इन्होंने किया किस बल पे है, कुछ ना कुछ बेसिस होता है, ऐसे कोई हवा में नहीं कुछ बोलता। तो इन्होंने जो बेसिस है वो ये निकाला कि मोहनजोदड़ो से इनको 42 नर कंकाल मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, जो इनको लगता है कि किसी युद्ध का परिणाम होंगे। दूसरा, जब हम ऋग्वेद देखते हैं, जो ऋग्वेदिक सभ्यता जब हम पढ़ेंगे, और जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, और पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। और जब हमने अपना हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि जो नगर हैं उसमें किस तरह से दुर्ग बने हुए हैं, सिटाडेल हैं। तो यहाँ से इन्होंने इसको कनेक्ट करके अनुमान लगाया, और व्हीलर ने सबसे पहले इसको बोल दिया कि ये जो है ये आर्यों ने आक्रमण किया और इस सभ्यता का विनाश कर दिया। लेकिन इस पूरी थ्योरी को किस तरह से गलत साबित किया गया है, और ये अपने आप वक्त के साथ गलत, पूरी तरह से गलत साबित हो गई जैसे जैसे इस पर अनुसंधान हुए। तो जो जॉर्ज डेल्स थे इन्होंने सबसे पहले इसका खंडन किया था, उसके बाद बीबी लाल और कैनेडी ने भी इसका खंडन किया। और जो कैनेडी साहब हैं उनके अनुसार ये जो मृत्यु हुई थी, जो हमको ये कंकाल मिलते हैं, ये किसी युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि इनमें कोई बीमारी, कोई एपिडेमिक, ऐसी महामारी फैल गई हो मलेरिया जैसी, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई होगी। वहीं पे जो प्रोफेसर मीडो हैं उनके अनुसार किसी भी स्थल से बड़े सैन्य संघर्ष का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता। मतलब उनको कोई ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले जो ये शो कर सके कि वहाँ पे किसी भी स्थल में, किसी भी साइट्स पे कोई ऐसी बैटल हुई हो बिटवीन आर्यंस और बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल। तो ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये इस तरह से गलत साबित हो गई है। दूसरी चीज़ आपको और बता दूं, ये जो 42 नर कंकाल इनको मिले हैं, ये इनका जब अध्ययन किया गया आगे चल के, तो ये पता चला कि ये सारे के सारे एक ही स्तर के नहीं हैं, और इनमें से किसी की भी मृत्यु ऐसी चोट से नहीं होती। केवल एक ही ऐसा नर कंकाल मिला है जिसकी मृत्यु चोट से हुई है, बाकी ऐसे कोई नहीं जिसकी मृत्यु चोट से हुई हो। और ये क्योंकि एक ही स्तर के नहीं हैं, तो ये ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक ही समय में इनकी मृत्यु नहीं हुई होगी, इनकी समय अवधि अलग अलग है। इसलिए हमको यहाँ पे, क्योंकि एक तो बैटल के भी एविडेंस नहीं मिलते, और ये ऊपर से जो हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं नरकंकाल के, ये भी एक ही समय के ना होके अलग अलग समय के हैं, और किसी की भी मृत्यु हमको चोट से नहीं मिलती। उसके बाद कैनेडी और बीबी लाल का जो मत है, जो कैनेडी कहते हैं कि एपिडेमिक की वजह से इनकी मृत्यु हुई, तो ये सब जो रीजंस हैं ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं। इसलिए हमारा मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और नेट में भी आपसे पूछ सकते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को किसने खंडन किया। नॉर्मल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बीबी लाल हैं, कैनेडी हैं, इन्होंने इसका खंडन किया है, सबसे पहले जॉर्ज डेल्स ने किया, ये भी याद रखना है। तो ये आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है इस तरह से। तीसरा कारण बताया है कुछ लोगों ने, नदियों का मार्ग परिवर्तन, मतलब जो रिवर का जो कोर्स था वो चेंज हो गया, और इसको प्रतिपादित किया है, इसको दिया है एमएक्स वत्स ने, डेल्स ने और एचटी लैम्ब्रिक। ये तीन विद्वान हैं, इन्होंने इसके बारे में खोज की है, और इन्होंने अलग अलग स्थल पे, जैसे आपके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल, इन सब पे इन्होंने खोज करके इन्होंने बोला है कि नदियों का जो मार्ग परिवर्तन था उसकी वजह से वहाँ पे खेती का विनाश हुआ, कृषि का विनाश हुआ, एग्रीकल्चर जो है वो किसी तरह से इन्होंने जोड़ा है नदियों के चेंजिंग कोर्स से कि वो डिक्लाइन हो गया। और जब ये एग्रीकल्चर डिक्लाइन होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सूखा पड़ेगा, सूखे की स्थिति बनेगी, ड्रॉट आएंगे, फैमिन्स होंगे। और जो मैंने जब बात की थी वाणिज्य में इनके, जब आर्थिक जीवन के ऊपर बात की थी, तो हमने देखा था कि किस तरह से इनका जो पूरा का पूरा ट्रेड है वो सी रूट से भी होता है, रिवर से भी होता है, लैंड से भी होता है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो रिवर रूट से होता है। अब क्योंकि इनका चेंजिंग कोर्स हो रहा है रिवर्स जो जितनी नदियां हैं वो अपना मार्ग परिवर्तन कर रही हैं, तो इनका जो व्यापार होता था उसको भी काफ़ी धक्का लगा होगा, जो जल के स्वरूप जल से होता था। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेड थ्रू रिवर्स, इसको भी डिक्लाइन हुआ, ये भी डिक्लाइन हुआ। तो इन्होंने ये 3-4 कारण बताए हैं जिसकी वजह से ये सभ्यता जो है आगे चल के ख़त्म हो जाती है। कुछ विद्वान बोलते हैं जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अमलानंद घोष और ऑरेल स्टीन, ये दो हैं जो हमारे क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर बात करते हैं। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्लाइमेटिक चेंज थ्योरी जो है वो किसने दी, जो जलवायु परिवर्तन अवधारणा है वो किसने प्रतिपादित की। इन्होंने बोला है कि
अब क्योंकि सभ्यता में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है बहुत ज़्यादा, और पक्की ईंटों का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने जंगल काटे होंगे, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो बारिश होती थी उसमें कमी आई होगी, यानी कि डिक्रीज इन रेनफॉल हुआ ही होगा, जाहिर सी बात है। और क्योंकि इनकी जो कृषि थी, हमको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई के ऐसे कोई अवशेष नहीं मिलते, हालांकि एक दो स्थल जैसे शौर्तुगही है वहाँ पे हमको कैनाल के मिलते हैं अवशेष, ऐसा लगता है कि कैनाल से वो लोग इरिगेशन करते हुए रहे होंगे, लेकिन बाकी स्थल पे नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो बारिश के पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, उसके ऊपर उनका जो पूरी कृषि थी वो आधारित थी बारिश के ऊपर। और बारिश की कमी होने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से, जंगल की कटने की वजह से जो कृषि है वो उस पर भी प्रभाव पड़ा, और यहाँ पे फिर सूखा पड़ा, इफेक्ट हुआ एग्रीकल्चर पे। तो इन्होंने भी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एग्रीकल्चर का ख़त्म होना बोला है, लेकिन जो मेन रीज़न बताया है वो नदियों का परिवर्तन नहीं बल्कि क्लाइमेटिक चेंज बताया है। तो ये याद रखना है। हालांकि दोनों ही एग्रीकल्चर, दोनों ही इसमें चेंज, जो हमारे रीज़न है उसमें एग्रीकल्चर डाउन हो रहा है, चेंज कोर्स ऑफ रिवर्स एज वेल एज जो हमारा क्लाइमेटिक चेंज है, लेकिन जो चेंजेस हैं वो अलग अलग हैं दोनों में ही। आर्थिक संकट कुछ ने बोला है, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आई होंगी किस तरह की। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी जो थ्योरी दी है, जिसको एक्सप्लेन किया है, वो किया है शिरीन रत्नागर ने। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिरीन रत्नागर। इन्होंने बोला है, जैसे हमने देखा था कि जब मेसोपोटामिया के साथ इनका किस तरह से ट्रेड होता है, व्यापार बहुत ही अच्छा उन्नत व्यापार था, और हमने ये पिछले लेक्चर में अपने देखा भी था कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें ये आयात करते थे, क्या क्या निर्यात करते थे। तो ये शिरीन रत्नागर साहब बोलते हैं कि इनका जो ट्रेड था वो अचानक डिक्लाइन हुआ, उसके पतन के कारण इस सभ्यता का क्रमिक विनाश हो गया। मतलब ये जो ट्रेड करते थे सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ, इस ट्रेड में कमी आने की वजह से, इस व्यापार में कमी आने की वजह से ये सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हमारी विनाश की ओर चली गई। और इसमें जो नगरीय स्वरूप था, अब हमने देखा ही था कि किस तरह से बहुत अच्छे अच्छे नगर बसे हैं। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, बहुत सारे नगर हमको मिलते हैं। तो ये जो नगरीय स्वरूप था, जो इसकी विशेषता थी, वो समाप्त हो जाती है। अब ये जो सभ्यता है जो आखिरी चरण में जब जाती है, तो यहाँ पे हमको ग्रामीण संस्कृति के चिन्ह जो है वो स्पष्ट होने लगते हैं। और ये हमको स्पष्ट होते हैं इनके जितने भी हमको पुरातात्विक जो हमको मिले हैं, खोज मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं पुरातात्विक, उसके आधार पे। क्योंकि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईंटें हैं वो नए भवन को बनाने के लिए पुरानी ईंटों का ही इस्तेमाल करते हैं ये, और भवन भी अब छोटे हो गए, एक ही भवन के अंदर छोटे छोटे कमरे बनाए। तो इस तरह से इन्होंने इसको बोला है आर्थिक संकट की वजह से ऐसा हुआ, ट्रेड ख़त्म हुआ और इनके पास आर्थिक संकट हुआ, जिसकी वजह से ये अब जो है उतना इनकी जो संस्कृति थी वो नगरीय नहीं रह गई और ग्रामीण संस्कृति होने लग गई, सिकुड़ने लगी। एक अलग ही थ्योरी आई है जो कि दी है भौतिक रासायनिक विस्फोट की वजह से बोला गया है। ऐसा कोई केमिकल एक्सप्लोजन हुआ होगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यता एक साथ एकदम से समाप्त हुई। तो ये बोला है एक रशियन व्यक्ति हैं एम दिमित्रिएव ने बोला है केमिकल एक्सप्लोजन, रासायनिक विस्फोट के लिए। और इन्होंने बोला है कि कोई एक अदृश्य गाज गिरी होगी जिससे ऊर्जा और ताप निकले होंगे, जिसकी वजह से जो पर्यावरण है पूरा वो नष्ट हो गया होगा और जो वायु है वो भी दूषित हो गई होगी। और भीषण अग्नि से पिघले पाषाण अवशेष हमको मिले हैं जो इस पूरी की पूरी थ्योरी का समर्थन भी करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने इसी संबंध में महाभारत में उल्लेखित एक प्रकार का विस्फोट है जो महाभारत में उल्लेख किया गया है, इन्होंने इस पूरे विस्फोट को इसके साथ जोड़ा है और संकेत किया है कि ये मोहनजोदड़ो के समीप हुआ, और इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को इस बेसिस के ऊपर रखा है, इसको सपोर्ट किया है। अब अगर हम कारण देखें तो हमने देखे बहुत सारे कारण अलग अलग विद्वानों ने बताए, हालांकि कोई एक कारण जो है इस पूरी सभ्यता के पतन का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता, उसको उत्तरदायी हम ठहरा भी नहीं सकते। हड़प्पा जो संस्कृति थी इसका पतन वास्तव में नगरीकरण के क्रमिक पतन की कहानी है। अर्बनाइजेशन जो हुआ था उसका धीरे धीरे जो डिक्लाइन हुआ, जो स्लोली डिक्लाइन हुआ है अर्बनाइजेशन, उसी की वजह से इस पूरी सभ्यता का पतन हुआ, इस सभ्यता का भी विनाश हुआ। अभी तक बताए गए सभी कारण किसी न किसी तरह से इसके लिए जिम्मेदार तो हैं, मगर किसी एक कारण को उत्तरदायी ठहराना जो है तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो बाढ़ अगर आई होती तो कुछ नगर
ज़रूर इसके ध्वस्त हुए होते, लेकिन बाकी कुछ नगर तो बस बच गए होते। इसी तरह से अगर नदियों ने परिवर्तन अपना किया होता मार्ग का, तो कुछ नगर तो फिर भी बच गए होते। इसलिए कोई एक रीज़न नहीं हो सकता इस पूरी सभ्यता को विनाश की ओर ले जाने वाला। बहुत सारे रीज़न हैं जो हमने अभी तक बताए, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर रीज़न को हम नहीं बोल सकते कि यही इसकी वजह से इस पूरी सभ्यता का ये नष्ट हो गई। तो लेकिन ये स्पष्ट है कि इसका विनाश जो है अचानक ना होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया रही होगी। धीरे धीरे विनाश हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरा सभ्यता पूरी ख़त्म हो गई हो। अब हम देखते हैं जो पूरी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, उसका भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव रहा। प्रेजेंट लाइफ पे अगर हम देखें तो क्या इसका इफ़ेक्ट है, और नॉट ओनली ऑन प्रेजेंट लाइफ बल्कि भारतीय सभ्यता की अगर हम प्राचीन भारत में बात करें, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन या आगे चल के उस सभ्यता का इनके धर्म पे और इनके आर्थिक जीवन पे और इनके जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो परवर्ती भारतीय सभ्यता के अधिकांश तत्वों का मूल जो है हमको इसी सभ्यता में दिखाई देता है। बात करते हैं कि करके कैसे। सबसे पहले देख लेते हैं नगर नियोजन, जो इनकी टाउन प्लानिंग थी, स्वच्छता का जो महत्व इन्हें देते थे और नालियों का जो प्रबंध था वो एकदम उच्च कोटि का हमको मिलता है यहाँ पे, और इससे सीख भी लेनी चाहिए। यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न निकाला है एक बार कि किस तरह से हम हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज की अपनी जो जल निकासी समस्या है, जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है, उसको किस तरह से हम सुधार सकते हैं और हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो ये हमने अगर टाउन प्लानिंग पढ़ी होगी इसकी अच्छे से, तो हम बता सकते हैं किस तरह से उन्होंने अपने नगरों को बसाया था, किस तरह से उन्होंने जो सड़कें बनाई वो समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। एक सड़क ऐसे जा रही है और दूसरी सड़क ऐसे निकलती थी 90 डिग्री पे। तो ये हम एक तो ये बता सकते हैं। दूसरा हम बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने घरों को बनाया था, जिनके दरवाजे मेन रोड पे ना खुल के, मुख्य सड़क पे ना खुल के, बल्कि गलियों में खुलते थे। किस तरह से उन्होंने अपनी नालियाँ बनाई जिसको उन्होंने ढका पक्की ईंटों से स्वच्छता के लिए, जिससे मक्खी मच्छर न पैदा हों। और किस तरह से उन्होंने मेन होल बनाए थे जहाँ पे समय समय पे उसकी सफाई की जा सकती थी। सफाई करने के लिए उन्होंने उसमें अच्छे प्रबंध भी किए थे। तो ये सब जो तत्व हैं, ये इस तरह से हम मेन का आंसर लिख सकते हैं मेंस में अगर पूछा जाए। और अगर हम आगे बात करें तो भारतीय जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ से भी मेंस में एक प्रश्न बन सकता है। और भारतीय संस्कृति में जो अनेकता में एकता हम देखते हैं, जो आज भी हम पढ़ते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके तत्व भी हमको इसी सभ्यता की देन मालूम होते हैं। क्योंकि हमने बात की थी जब इसके धार्मिक तत्वों की, और बताया था आपको कि जो सोसाइटी है वो किस तरह से इसका सेक्युलर आउटलुक है, किस तरह से वो धर्मनिरपेक्ष है। हालांकि उसमें धर्म के तत्व तो थे, लेकिन उस धर्म के तत्व एकदम किसी के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करते थे। तो यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मल्टी एथनिक, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड थी जिसमें हमने बात की थी इसके जितने फैक्टर्स थे उसके ऊपर, मल्टी एथनिक थी ये सोसाइटी। तो इसके ऊपर बात आ जाती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम देखते हैं आज। भारतीय सभ्यता के जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और कलात्मक तत्व हैं, उनका उद्भव भी हमको इसी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। जैसे सामाजिक जीवन में मैंने बात की थी, आपसे बताया था कि 4 वर्ग इसमें हमको मिले हैं। हालांकि 4 से ज़्यादा वर्ग मिले हैं, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था आगे चल के बनती है वैदिक काल में, उसका आधारभूत शिला जो है, उसका जो बेसिस है, ग्राउंड्स जो हैं, उसके जो रूट्स हैं, वो हमको शायद इसी सभ्यता में मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा कि अलग अलग वर्ग हैं। जैसे विद्वान वर्ग है, विद्वान वर्ग के बाद एक योद्धा वर्ग है, यहाँ पे व्यापारी वर्ग भी है, और यहाँ पे श्रमिक और कृषिक वर्ग भी है, जो आगे चल के शायद वर्ण व्यवस्था का आधार बने, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। इसके बाद जो आर्थिक और धार्मिक अगर हम देखें, चतुर्वर्ण व्यवस्था, 4 फोल्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात मैं कर रहा था कि किस तरह से हमको सिंधु सभ्यता से आगे जो हमारी आगे की जो सभ्यताएं हैं उन्होंने सीखा होगा या इसकी देन रही होंगी। तो इस सभ्यता का जो व्यापार और वाणिज्य, अगर हम आर्थिक जीवन भी देखें, उद्योग और पशुपालन के संगठन ने जो है बाद की पीढ़ी को भी दिशा निर्देश दिए होंगे। और इन्होंने क्योंकि जो कांटेक्ट किया फॉरेन जितने भी लैंड, जैसे मेसोपोटामिया के साथ इनका अच्छा रिलेशन था, अच्छे संबंध थे, तो ये जो मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया, स्थापित किया बाहरी जगत से, इससे आने वाली जितनी भी आगे की जितनी पीढ़ी थी उसने भी काफ़ी लाभ उठाया। और ये जो पूरी सभ्यता ने जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स, जितना भी आपका व्यापार और वाणिज्य किया,
उससे बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रभावित होती हैं संस्कृतियाँ किस तरह से। जैसे हमने देखा है, अगर अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे भी इसको, जो हमको मुद्राएं मिलती हैं आगे महाजनपद काल में, भारतीय आहत मुद्रा बोलते हैं। मैंने अपना जब सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया तो उसमें बताया था आपको आहत मुद्राओं के बारे में। तो जो आहत मुद्रा मिली हैं उसमें कुछ प्रतीक हमको सैंधव लिपि जैसे मिले हैं, और जो सांचे में ढली जो मुद्राएं हैं उनका मानक माप सैंधव बांटों की माप से मिलता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता के तत्व मिलते हैं। और यहाँ से भी एक बार प्रश्न, हालांकि एक बार नहीं 3 बार प्रश्न आया है, यूपीएससी मेंस में पूछा गया था कि भारतीय सभ्यता में निरंतरता के तत्व मिले हैं, इसकी समीक्षा कीजिए। एनालाइज द फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी इन इंडियन कल्चर। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि किस तरह से कंटिन्यूटी बन रही है, और आगे चल के हम बहुत सारे और भी इसके उदाहरण देंगे जिसको आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में अपने, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। इस सभ्यता का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो हिंदू और बौद्ध धर्म और उसकी कला पर देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमको रिलीजन में कैसे मिलता है देखने को, वो हम देख लेते हैं। सैंधव धर्म जो है, इसमें हमने मातृ देवी के बारे में पढ़ा था। ये परवर्ती भारतीय लोगों में शक्ति देवी के रूप में स्वीकार की गई। पहला फर्स्ट पॉइंट आपका ये बन गया। सेकंड, मोहनजोदड़ो से हमने एक योगासन देवता की एक मुद्रा देखी जिसको शिव जी से जोड़ा गया, जिसका विकास जो है ये दक्षिणामूर्ति रूपी शिव और योगी रूपी बुद्ध की मूर्तियों में दिखता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी हो गया आपका। योगी रूपी बुद्ध, आपने देखा होगा बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं वो किस तरह से योग मुद्रा में हैं, किस तरह से पद्मासन में बैठे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो हमको योगासन देवता देखने को मिले हैं मोहनजोदड़ो में सील में, वो भी पद्मासन में ही बैठे हैं, उनकी आंखें भी इस तरह से ही बंद हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म में आज भी पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती है। तो पीपल को पवित्र माना जाता है। अच्छा, ये जो बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म है और जो हिंदू धर्म है, दोनों में जो आपको मूर्तियाँ मिलती हैं बुद्ध की और शिव जी की, इसके बाद अगर हमको याद हो तो बुद्ध को जो संबोधि मिली थी, जो उनको ज्ञान मिला है, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे मिला है। और पीपल की महत्वता हमने पहले ही देख ली सैंधव सभ्यता में कितनी थी। तो पीपल को पवित्र मानकर इसकी पूजा सैंधव के सभ्यता के व्यक्ति भी करते थे, और ये हिंदू और बौद्ध धर्म में भी काफ़ी इसकी आज भी पूजा होती है। और अगर हम देखें तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो देखिए, सैंधव सभ्यता को हम मानते हैं कि महाभारत काल से पहले मानते हैं अगर हम इतिहास की बात करें, और पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पीपल पे जल चढ़ाते हैं उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो अब देखिए कि ये जो पीपल है इसकी मान्यता कितनी पुरानी चली आ रही है, सैंधव सभ्यता, उसके बाद फिर पुराणों की हमने बात की, महाभारत काल की बात की, और हम बात कर रहे हैं आज के जीवन में अगर हम देखें तो भी इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। और ये पीपल का जो वृक्ष है, इसी के नीचे गौतम बुद्ध को मिलता है परम ज्ञान, और इसका अंकन हमको देखने को मिल जाता है सांची और भरूच के स्तूप में भी। तो कहाँ से देखिए, आप कला में भी इसको दिख रहे हैं और धर्म में भी देख रहे हैं। तो ये निरंतरता के तत्व ही हैं, फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी हैं। स्वास्तिक और स्तंभों को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम आज भी इनका जो है पूजा अर्चना करते हैं इनकी, और इनका जन्म भी जो है वो सैंधव सभ्यता में ही हुआ है। तो क्योंकि हमने देखा था अपना जब लेक्चर देखा था इससे पहले वाला, तो उसमें देखा था कि सैंधव सभ्यता में स्वास्तिक के बारे में उनको जानकारी थी, और ये मैंने अपने कला और संस्कृति वाले लेक्चर में भी आपको बताया है, पढ़ाया हुआ है स्वास्तिक की जानकारी उनको किस तरह से थी। इसके बाद पशु पूजन के जो प्रमाण मिलते हैं हमको सैंधव सभ्यता में, उसी का विकसित रूप जो है आज भी हम देखते हैं। जैसे सैंधव सभ्यता में हमको वृषभ मिला है, वृषभ काफ़ी उनको मानते थे। बाघ मिलता है जिसको काफ़ी मानते थे। जो आज अगर हम देखें तो ये देवी देवताओं के वाहन है। वृषभ जो है ये नंदी से इनकी तुलना की गई है, और शिव जी का वाहन है। बाघ को इसी तरह से माता दुर्गा का वाहन माना गया है। तो ये जो पूरे के पूरे तत्व हैं, देखिए निरंतर इसी को बोल रहे हैं फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी, किस तरह से उनका उन्हीं के आधार पर विकास होता गया। धर्म और सामाजिक जीवन के साथ परवर्ती कालों में कला पर भी सभ्यता के प्रभाव स्पष्ट दिखते हैं। जैसे मौर्य काल में बने स्तंभ युक्त भवन, तो स्तंभ युक्त भवन हमको सैंधव सभ्यता में मिले। आगे चल के मौर्य काल में जो राजप्रसाद बना उनका लकड़ी का, वो भी भवन जो था वो स्तंभों पर आधारित था। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी अपनी आर्ट एंड कल्चर वाली सीरीज़ में, यदि आपने ना देखी तो देख सकते हैं। स्तंभों पर वृषभ
और सिंह जैसे पशुओं का अंकन किया गया है, प्रतिमाएं बनाई गई हैं चौकी पे। तो आपने देखा होगा सारनाथ का जो पिलर है, जो हमारा सांची का जो स्तंभ है, रामपुरवा का स्तंभ है, जिसमें वृषभ और ये सब आपको पशु मिल जाएंगे सिंह देखने को। तो इनका जो अंकन है ये भी निरंतरता के तत्वों को ही दिखा रहा है। सैंधव सभ्यता में इन पशुओं को बहुत ज़्यादा माना गया है, काफ़ी इनको पवित्र माना गया है, इनकी पूजा अर्चना की गई है, और इसीलिए शायद ये कला में भी दिख रहे हैं कि ये इन्हीं पशुओं का अंकन, इन्हीं पशुओं की मूर्तियाँ बना के मौर्य काल में पिलर्स जो बनाए, जो अशोकन पिलर्स हैं, उसमें हमको देखने को मिल रही है। सिंधु सभ्यता में हमको नर्तकी की जो मूर्ति मिलती है, कांसे की नर्तकी मिली है, आपको याद होगा हमने पढ़ाया था इसके बारे में। लोप मोम तकनीक से बनाई गई है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई है। उसी के अनुकरण पर मथुरा कला में यक्षिणी जो मूर्ति मिली है, इसका निर्माण भी इसी आधार पे होता है, इसी कला को अनुकरण करते हुए हो रहा है। और इस प्रकार जो सैंधव सभ्यता है, इसमें अगर हम देखें तो केवल नगरों का अंत हुआ है, संपूर्ण सभ्यता का कोई अंत ऐसा हमको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि सभ्यता जो है वो धीरे धीरे विकसित रूप ले रही है, उसमें कुछ संशोधन हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन सभ्यता का जो मूल अगर हम देखें, जो उसकी रूट्स देखें, तो आज भी हमारी आज की सभ्यता के बहुत सारे तत्व ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्वास्तिक मिला, फिर पशुओं का अंकन है, वृक्ष की पूजा है, ये सब मूर्ति पूजा है, शिव जी की अर्चना है। और इसके अलावा एक जैसे मुद्रा मिलती है आपको हड़प्पा काल में, जिसमें आपको धुएं का अंकन दिखाई देता है। तो आज भी हम आरती अर्चना करते हैं, अग्नि से उनकी देवी की अर्चना करते हैं, तो ये हमको आज भी देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था, ख़त्म कर रहा हूँ इस लेक्चर को। आखिरी में एक छोटा सा एक स्लाइड है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स के नाम मैंने डाले हैं। और यदि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस पूरी सभ्यता के बारे में पढ़ने के लिए, तो आप इन विद्वानों की किताबों को पढ़ सकते हैं। बीबी लाल सर की बहुत ही अच्छी बुक है सरस्वती फ्लोज ऑन, ये सबसे अच्छी बुक है इस टॉपिक के ऊपर भी। और दूसरी आपको अच्छी बुक मिलेगी राजपूताना डेजर्ट, अमलानंद घोष जी की, क्लाइमेटिक चेंज एंड इंडस सिविलाइजेशन। अगर आपको देखना है कि किस तरह से इसका अंत होता है और ऐसा क्यों हुआ, क्लाइमेट चेंज क्यों हुए, तो आप वीएन मिश्रा सर की बुक पढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो स्टुअर्ट पिगट और अर्नेस्ट मैके की जो बुक्स हैं, ये काफ़ी पहले लिखी गई थी, और डीडी कोशाम्बी सर की भी बुक काफ़ी पहले लिखी गई है, इसके बाद बहुत सारे अनुसंधान हुए, तो ये थोड़ी सी पहले की बुक हैं। आप देख सकते हैं आज की बुक्स और पहले की बुक्स में कितना अंतर आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बुक्स के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीडी कोशाम्बी सर की बुक है कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये कई बार नेट के एग्जाम में पूछी गई है, किसने लिखी बुक, या मैच द फॉलोइंग में आता है। प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टुअर्ट पिगट की, इसके ऊपर से प्रश्न भी आते हैं, बुक्स के बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि इन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें भी इन्होंने काम किया था। और ये जो बुक है ये शायद स्वतंत्रता से पहले की 1946 के आसपास लिखी हुई बुक है ये। तो ये आपको बुक्स मिल जाएंगी अच्छी, अमेज़न पे भी मिल जाती हैं। ये कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़न इफ़ यू कैन ऑर्डर। बाकी ये बुक्स के नाम है, आप इसको याद कर सकते हैं, प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली बाय के.एन. दीक्षित और फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो बाय अर्नेस्ट मैके। तो ये आज हमारा पूरा लेक्चर था जिसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। आज मेरी हड़प्पा सभ्यता की जितनी सीरीज़ पे लेक्चर थे, 4 लेक्चर हो गए हैं, ये चारों पे मैंने पूरा हड़प्पा सभ्यता को कवर करने की कोशिश की है। मिलता हूँ आपसे अपने अगले टॉपिक पे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।